नमस्कार, वेलकम टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्लासेस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्लासेस को हम रिज्यूम करते हैं। तो इसमें 3 लेसन हम पढ़ चुके हैं और चौथे लेसन के तौर पे हम बिजनेस रिस्क एंड रिटर्न्स के बारे में जानकारी शेयर करेंगे। तो कंसेप्ट ऑफ रिस्क एंड रिटर्न क्या है? रिटर्न, जब हम फाइनेंशियल मार्केट में जब रिटर्न की बात करते हैं तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज द फाइनेंशियल आउटकम फॉर द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कुछ पैसे कहीं ना कहीं लगाता है, इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट किस लिए करता है? कुछ रिटर्न के लिए, कुछ आउटकम के लिए। कुछ 10%, 15% रिटर्न होगा, कुछ 20% रिटर्न होगा, कुछ फ्लक्चुएटेड रिटर्न होगा। तो जो भी उसका आउटकम लगता है इन्वेस्टमेंट के द्वारा, उसको रिटर्न कहते हैं। रिटर्न मतलब उसका प्रॉफिट। मोटे मोटे शब्दों में जो फाइनेंशियल मार्केट में रिटर्न है उसको जनरल टर्मिनोलॉजी में प्रॉफिट कहते हैं। तो हम जितने भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे हमको कुछ ना कुछ प्रॉफिट की उम्मीद रहती है, उसी को हम फाइनेंशियल मार्केट में रिटर्न के नाम से जानते हैं। ठीक है। रिटर्न जो है अमाउंट रियलाइज्ड माइनस अमाउंट इन्वेस्टेड। अगर हमने कहीं बैंक में पैसे इन्वेस्ट किए 100 रुपीज और 100 रुपीज का 1 ईयर के बाद से 110 मिलता है, तो रिटर्न कितना हो जाएगा? अमाउंट रियलाइज्ड 110, अमाउंट इन्वेस्टेड 100। देखिए फॉर्मूला है ये, अमाउंट रियलाइज्ड 110, अमाउंट इन्वेस्टेड 100, so 110 minus 100 is equal to 10. 10 is the return, 10 is the profit. Risk is present whenever investors are not certain about the outcomes as investment will produce. क्या होता है फाइनेंशियल मार्केट में, सब जगह फिक्स डिपॉजिट पे जमा होता नहीं, और जहां पर फिक्स डिपॉजिट जमा होता है वहां पर रिस्क कम होता है। रिस्क कम होगा तो रिवार्ड भी कम होगा। तो रिस्क वहां पे होगा जहां पे आउटकम उसका सर्टेन नहीं है। Risk is present whenever investors are not certain about the outcome of investment. अगर आपको किसी ने बोल दिया कि 8% पर एनम दे देंगे, सर्टेन हो गया। अगर किसी ने बोला जो प्रॉफिट होगा उसमें हम शेयर करेंगे, ये अनसर्टेन हो गया। तो जब अनसर्टेन हो जाएगा तो उसको रिस्क कहते हैं। रिस्क रेफर्स टू द डिस्पर्सन और डेविएशन ऑफ रिटर्न्स फ्रॉम द एवरेज रिटर्न ऑफ सच इन्वेस्टमेंट। सो रिस्क क्या होता है? सपोज कीजिए कि साल में आपको 10 रुपये रिटर्न आना चाहिए, प्रॉफिट आना चाहिए, और उस साल अगर आपको 6 रुपीज आता है तो 4 रुपीज आपके रिस्क में चले गए। रिस्क इज मेजर्ड बाय कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन। रिस्क एंड रिटर्न्स हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप। कहने का मतलब कि रिस्क और रिटर्न का जो है प्रोपोर्शनेट रिलेशन है। समझ लीजिए, यहाँ पे अगर लो रिस्क है तो रिटर्न भी लो है, ये लो रिस्क है तो रिटर्न भी लो है। हाई रिस्क है तो हाई रिटर्न है। तो ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आपको हाई रिटर्न चाहिए, हाई प्रॉफिट चाहिए, तो हाई रिस्क आपको कवर करना पड़ेगा, जिसमें कुछ मिल भी सकता है और कुछ भी नहीं भी मिल सकता है। और लो रिस्क चाहिए तो लो रिटर्न मिलेगा। कोई रिस्क नहीं चाहिए, एसबीआई में पैसे जमा कीजिए, 5%, 6% आपको इंटरेस्ट मिलेगा, कम से कम आपका प्रिंसिपल तो सिक्योर्ड है। बट ऐसे बिजनेस नहीं चलता। बिजनेस में रिस्क लेना ही पड़ता है। जितना रिस्क लेंगे उतने आपके, जितना आपका रिस्क अपटाइट होगा उतने आपके प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। In most important business decisions, there are two key financial considerations: risk and return. Risk is the measure of the uncertainty surrounding the return that an investment will earn. मतलब इन्वेस्टमेंट पर जो आप अर्न करने वाले हैं उस पर जो कुछ भी अनसर्टेनिटी है उसको रिस्क कहते हैं। जो कुछ भी आपने इन्वेस्टमेंट किया उस पे से कुछ आप अर्न करने वाले हैं, कुछ प्रॉफिट आपको आने वाला है, उस प्रॉफिट पर अगर कुछ अनसर्टेनिटी है उसको रिस्क कहते हैं। रिटर्न इज द टोटल गेन और लॉस एक्सपीरियंस्ड ऑन एन इन्वेस्टमेंट ओवर अ पीरियड, गिवन पीरियड ऑफ टाइम। रिटर्न क्या होता है? एक अवधि के लिए, एक दिए हुए समय के लिए, फॉर अ गिवन पीरियड, वट एवर इनकम यू आर गेटिंग, वट एवर प्रॉफिट यू आर गेटिंग, दैट इज रिटर्न।
So investment has two dimensions, risk and return. It is inappropriate to look at the total risk of an individual security. It is appropriate to look at how an individual security contributes to the risk. Investors will be compensated only for systematic risk, not for a systematic risk. Components of return. Yield. The most common form of return for the investor is the periodic cash flow. जो हमारा कंपोनेंट ऑफ रिटर्न है ये दो तरह का बता रहे हैं। एक तो ये है कि पीरियडिक रिटर्न, जो कुछ भी पीरियडिक इनकम आपको इन्वेस्टमेंट से मिल रहा है, अगर आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, 5 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए और उसमें से जो भी 5-5 हजार रुपये आपको पर मंथ मिल रहा है वो आपका रिटर्न हो गया। और दूसरा रिटर्न क्या होता है, कई बार हम लोग किसी एसेट में लगा देते हैं, कोई हमने प्लॉट खरीद लिया, कोई हमने बिल्डिंग खरीद लिया, कोई हमने और भी एसेट खरीद लिया, उस एसेट में या तो एप्रिसिएशन होगा नहीं तो डेप्रिसिएशन होगा। अगर उसका एप्रिसिएशन होता है उसके कॉस्ट में अगर बढ़ोतरी होगी और नहीं तो नीचे जाएगा। तो अगर बढ़ोतरी होती है तो आपका गेन हो गया, कैपिटल गेन हो गया, और अगर डेप्रिसिएशन होता है, नीचे जाता है उसका रेट, तो आपका कैपिटल लॉस हो गया। तो दो तरह के आपके रिटर्न हो सकते हैं, एक तो आपके जो पीरियडिक रिटर्न मिल रहा है, पीरियडिक इनकम मिल रहा है, और ये कि जो कैपिटल गेन पे जो आपके इनकम मिल रहा है। टाइप्स ऑफ रिस्क इन फाइनेंस। देख के घबरा जाएंगे, इतने तरह के रिस्क होते हैं फाइनेंशियल मार्केट में। सिस्टेमेटिक रिस्क, अनसिस्टेमेटिक रिस्क। Systematic risk uncontrollable by an organization that is macro in nature. Systematic risk वो होते हैं जो कंपनी के द्वारा कंट्रोल नहीं हो सकते, जैसे कंट्री की कोई फाइनेंशियल पॉलिसी, कोई लीगल ऑब्लिगेशन, कोई फाइनेंशियल डेप्रिसिएशन, क्राइसिस, वर्ल्ड में फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, ये सब मैक्रो है। They are macro in nature. They are going to affect the company, all the companies. And companies generally they don't have any option. They don't have control over these factors because they are extraordinary factors. They are extra premises factor. They are macro factors. और जब माइक्रो होगा तो ये अनसिस्टेमेटिक रिस्क हो गया, कंट्रोलेबल बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से ऐसे रिस्क होते हैं जिसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो आप जिसको कंट्रोल किया जा सकता है उसको तो कंट्रोल करना है आपको। तो इसलिए मोटे मोटी अगर हम टाइप्स ऑफ रिस्क की बात करें तो दो तरह के टाइप ऑफ रिस्क होते हैं, सिस्टेमेटिक रिस्क और सिस्टेमेटिक रिस्क। जब सिस्टेमेटिक रिस्क की बात आएगी तो मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रिस्क, गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट कम कर दिया, बढ़ा दिया, परचेजिंग पावर रिस्क घट बढ़ गया, ये सब जो है आपके सिस्टेमेटिक हो गया। अनसिस्टेमेटिक जो हो गया वो बिजनेस रिस्क हो गया, फाइनेंशियल रिस्क हो गया, क्रेडिट रिस्क हो गया। इसको डिटेल में आगे समझते हैं। Systematic risk is the one that affects the overall market, such as change in the country's economic position, tax reforms, or change in the world energy. सिस्टेमेटिक रिस्क वो होते हैं जो मैक्रो लेवल पे होते हैं, वास्ट लेवल पे होते हैं, उस पर कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे किसी कंट्री के इकोनॉमिक पॉलिसी हो गया, उसके इकोनॉमिक पोजीशन हो गया, उसके टैक्स रिफॉर्म में कुछ चेंजेज आ गए, उस वर्ल्ड के एनर्जी में कुछ चेंजेज आ गए, तो उन सबका उस कंपनी के रिटर्न पर फर्क पड़ेगा। दे आर द रिस्क्स। उसका जो भी इनकम है, जो भी उसका रिटर्न है, उस पर इसका फर्क पड़ना ही है। अनसिस्टेमेटिक रिटर्न रिस्क क्या होते हैं? द रिस्क विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ इकोनॉमी, पॉलिटिकल एंड अदर सच फैक्टर्स। इट इज एसोसिएटेड विद ए पार्टिकुलर कंपनी और इंडस्ट्री। अगर किसी कंपनी और इंडस्ट्री के अंदर की चीजें कोई रिस्क है तो उसको अनसिस्टेमेटिक रिस्क कहते हैं। रिस्क इज द वेरिएबिलिटी बिटवीन द एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिटर्न। ठीक है, रिस्क हमने पहले ही बताया, वेरिएबिलिटी है मतलब डिफरेंसेस है। आपको 10 रुपये आपका एक्सपेक्टेशन था और सिर्फ 6 रुपीज मिला, तो 4 रुपीज आपके रिस्क में चले गए। तो ये रिस्क जो है ये कितने टाइप के होते हैं? इंटरेस्ट रेट रिस्क हो सकते हैं, मार्केट रिस्क हो सकते हैं, फाइनेंशियल रिस्क हो सकते हैं, लिक्विडिटी रिस्क हो सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क हो सकते हैं, कंट्री रिस्क हो सकते हैं। एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं।
इंटरेस्ट रेट रिस्क में क्या होता है, इट इज द रिस्क दैट एन इन्वेस्टमेंट वैल्यू विल चेंज एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन इंटरेस्ट रेट। आरबीआई जो है हर तीसरे महीने पे, चौथे महीने पे, तीसरे महीने पे कर हर क्वार्टर में वो अपनी पॉलिसी लेकर के आती है, और जो भी उसका इकोनॉमिक फाइनेंशियल पॉलिसी लेकर के आती है उसमें इंटरेस्ट रेट, एसएलआर, ये सब चेंजेज आते हैं। तो अगर इंटरेस्ट रेट चेंज करती है आरबीआई, तो इसके अनुसार जो आपका रिटर्न है, जो आपका रिस्क है, उस पर तो फर्क पड़ेगा। वैल्यू ऑफ बॉन्ड पर भी फर्क पड़ेगा, वैल्यू ऑफ स्टॉक पर भी फर्क पड़ेगा। तो ये जो फर्क पड़ता है उसको इंटरेस्ट रेट रिस्क कहते हैं। मार्केट रिस्क क्या होता है? मार्केट रिस्क रेफर्स टू द वेरिएबिलिटी इन रिटर्न रिजल्टिंग फ्रॉम फ्लक्चुएशन इन द ओवरऑल मार्केट कंडीशन। अभी आप देखेंगे स्टॉक मार्केट लगभग 4-5 महीने में आधे आ गया था करीब करीब, बड़ी बुरी कंडीशन थी, ब्लड बाथ बोल रहे थे कि लोग हो रहा है। अप्रैल फरवरी से लेकर के और जून तक ब्लड बाथ हुआ है मार्केट में। जुलाई में थोड़ा सुधरने की उम्मीद है। तो इसमें क्या हो गया, अगर मार्केट ही नीचे जा रहा है तो आपका प्रॉफिट नीचे चला गया, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपका प्रॉफिट ऊपर जा रहा है। तो मार्केट का रिस्क बहुत बड़ा रिस्क है आपके रिटर्न पर। फाइनेंशियल रिस्क, इट इज द रिस्क एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ डेट फाइनेंसिंग। The larger proportion of assets financed by debt, the larger variability in returns, other things remaining equal। अगर कंपनी बहुत ज्यादा कर्ज ले लेती है, लोन ले लेती है, तो बहुत ज्यादा अगर लोन ले लेगी तो उस पर उसको रिटर्न भी करना पड़ेगा, उस पर रेट भी देना, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो इस तरीके से उस पर भी एक फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है। लिक्विडिटी रिस्क, एन इन्वेस्टमेंट दैट कैन बी ब्रॉट और सोल्ड क्विकली विदाउट सिग्निफिकेंट प्राइस कंसेशन इज कंसिडर्ड लिक्विड। कहने का मतलब कि लिक्विड, जैसे सेविंग में आपका पैसा मनी है, वो आपका लिक्विड फॉर्म में है। फिक्स डिपॉजिट में लिक्विड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि उसमें आपका 2% 3% इंटरेस्ट रेट लूज करने के चांसेस हैं। ये क्या कर रहा है, दैट कैन बी बॉट और सोल्ड क्विकली विदाउट सिग्निफिकेंस प्राइस कंसेशन। 5% आपका इंटरेस्ट है, 2% अगर आप काट देंगे अगर प्री मेच्योर के लिए तो 3% मिलेगा ना। तो ये सिग्निफिकेंट हो रहा है, ये वेरिएशन हो रहा है। तो अगर ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट वेरिएशन नहीं हो तब तो आपकी लिक्विडिटी है। और अगर आपकी सिग्निफिकेंट, अगर ऐसा कुछ है, आपने लैंड खरीद लिया, जिस समय आपने खरीदा उसका 20 लाख वैल्यू था, अभी आप बेचने जाएंगे तो उसको 15 लाख वैल्यू मिलेगा। लिक्विडिटी तो डेंजर हो गई आपकी। अगर आपके पास कैश नहीं है और उसको अगर सेल करना पड़ तो लिक्विडिटी रिस्क पे हो गई। द मोर अनसर्टेनिटी अबाउट द एलिमेंट एंड द प्राइस कंसेशन, द ग्रेटर द लिक्विडिटी रिस्क देयर। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, when investing in foreign countries, one must consider the fact that currency exchange rates can change the price of the asset as well. The risk applies to all financial instruments that are in the currency other than your domestic currency। जब भी आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी दूसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है उस कंट्री के करेंसी का जो वैल्यू है उसके अनुसार फ्लक्चुएट करता है। उसकी करेंसी का रेट डेली अप डाउन होता रहता है, और आपका जो वैल्यू है वो भी डेली अप डाउन होता रहता है। ये फाइनेंशियल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के साथ ये रिस्क है। कंट्री रिस्क, इट इज द also termed as political risk because it is the risk of investing funds in another country whereby a major change in the political। अब जितने लोग श्रीलंका में अगर पैसा जिन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, उनके तो पैसे लगभग आज की डेट में डूब गए, क्योंकि गवर्नमेंट तो खत्म हो गई, वहां पर एनार्की है, लोग हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। तो कंट्री का रिस्क भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके अलावा भी कुछ रिस्क जो है धीरे धीरे इवोल्यूशन उनका हो रहा है। इवोल्यूशन ऑफ रिस्क में फाइनेंशियल रिस्क के अलावा रेपुटेशन रिस्क है। अगर टाइम पे आपने पे नहीं किया तो आपका रेपुटेशन इज एट स्टेक। आईटी रिस्क है, सिस्टम सब ठीक से चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कहीं साइबर अटैक हो गया तो प्रॉब्लम हो गया। रेगुलेटरी रिस्क है, सेबी है, आरबीआई है, और भी कंपनी लॉ के इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट है, ये लोग अपना टाइम टू टाइम रेगुलेटरी रूल चेंज करते रहते हैं। ऑपरेशनल रिस्क है, ऑपरेशनल रिस्क में
मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो भी स्टेप्स लिए जाते हैं उसमें कहीं भी कुछ गड़बड़ होता है तो उसको ऑपरेशनल रिस्क मिलेंगी। लीगल रिस्क है, पता नहीं जो जितने भी नॉर्म्स है गवर्नमेंट के उसको हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कहीं आगे कोई इसी और प्रकार का न्यू नॉर्म्स तो नहीं आ गया। तो ये सब रिस्क के इवोल्यूशन है। अब इसमें क्या होता है, रिस्क में रिस्क को फैक्टर करने के लिए, रिस्क को कवर अप करने के लिए पोर्टफोलियो बिल्टअप किया जाता है। आपने नाम सुना होगा पोर्टफोलियो का, तो एक पोर्टफोलियो बिल्टअप किया जाता है। अ ग्रुपिंग ऑफ फाइनेंशियल असेट्स सच एज स्टॉक, बॉन्ड, इट इज नोन एज portfolio. A good portfolio consists of financial assets that are not strongly positively correlated. A portfolio should contain some high risk and some low risk securities. आपको क्या करना है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको अपने पोर्टफोलियो प्रिपेयर करना पड़ेगा। पोर्टफोलियो प्रिपेयर इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आपको कुछ तो आप इन्वेस्टमेंट कीजिए जो हाई रिस्क हाई गेन वाला हो। इन्वेस्टमेंट कर ही तो रहे हैं गेन के लिए, तो कुछ इन्वेस्टमेंट कीजिए जिसमें हाई गेन हो। हाई गेन है तो इसमें हाई रिस्क भी है, इसलिए कुछ कीजिए, और कुछ कीजिए लो गेन लो रिस्क में, कुछ मीडियम रिस्क मीडियम गेन में। तो इस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है। किसी एक में अगर सिर्फ लो लो में डाल देंगे कोई फायदा ही नहीं हुआ, मीडियम मीडियम में डाल देंगे तो रिस्क है, कितना रिस्क है कह नहीं सकते, और अगर हायर रिटर्न में डाल देंगे तो हायर रिस्क भी है। तो किसमें से कितना आपको रिटर्न मिलेगा कहना मुश्किल है। इसलिए आपको क्या करना है, रिस्क को कैलकुलेट करना है। आप कम रिस्क लेंगे कम रिटर्न मिलेगा, ज्यादा रिस्क लेंगे ज्यादा रिटर्न मिलेगा, बहुत ज्यादा रिस्क लेंगे बहुत ज्यादा रिटर्न मिलेगा। कहने का मतलब कि बहुत ज्यादा रिटर्न लेने के लिए बहुत ज्यादा रिस्क भी है, मिल भी सकता है डूब भी सकता है। तो इसलिए इनको बीच में मैच करा कर रखने के लिए, बैलेंस करा कर रखने के लिए पोर्टफोलियो बनाने की जरूरत पड़ती है। A diversified portfolio should consist of securities that are not perfectly positively correlated. For an individual, a portfolio of almost 7 different securities is considered good. For a company, a portfolio containing 20 to 25 security is suitable. इंडिविजुअल को क्या बता रहे हैं कि 7 तरह के पोर्टफोलियो, एक पोर्टफोलियो में 7 प्रकार के आप सिक्योरिटीज को फिक्स कीजिए। कहीं पे लोन दीजिए, कहीं पे डिवेंचर कीजिए, कहीं पे फिक्स डिपॉजिट दीजिए, कहीं पे शेयर खरीदिए, कहीं पे मिड कैप खरीदिए, कहीं पे स्मॉल कैप खरीदिए, कहीं पे लार्ज कैप खरीदिए, कहीं पे न्यू कंपनी को खरीदिए, कहीं पे ओल्ड कंपनी को खरीदिए, किसी कुछ आईटी सेक्टर में लगाइए, कुछ आईएल सेक्टर में लगाइए। आपका ये डाइवर्सिफिकेशन करना है। तो इंडिविजुअल ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 डिफरेंट सिक्योरिटीज को ट्रैक कर सकता है, उससे ज्यादा वो ट्रैक नहीं कर पाएगा, कहीं ना कहीं मिस होता जाएगा। और कंपनी जो है, कंपनी के पास ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं ट्रैक करने के लिए, वो 20-25 अलग अलग सिक्योरिटीज में अपना पोर्टफोलियो बना सकती है। तो इस तरीके से इस लेसन में हमने रिटर्न देखा, रिटर्न मतलब इनकम, तो इनकम मतलब प्रॉफिट, रिटर्न हमने देखा, और रिटर्न के साथ रिस्क एसोसिएटेड है उसको हमने देखा, और रिस्क को कम करने के लिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हमने सीखा। अगले चैप्टर में हम कैपिटल बजटिंग के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग। फिर मिलते हैं, नमस्कार।